So if you are good in networking, you're good at business. Right. And all business comes through networking. Right. Obviously you should know your skills, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है if you are a people's person. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. Right. Because मुझे पहले clients भी कोर्टशिप के हर से ही मिले. छोटे छोटे क्लाइंट्स थे क्योंकि कोविड में बहुत सारी औरतों ने स्मॉल बिजनेस शुरू करा. उर्दू पढ़ी. उर्दू मैंने बचपन में भी पढ़ी थी जब हम सऊदी अरब में थे, तो मुझे राइटिंग तो बचपन से आती थी. और फिर उसको जब शायरी का शौक हुआ तो प्रॉपरली सीखी. तो मेरे पास काफी मतलब रेंज काफी है. तो आई गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लाइंट्स. ये औरत की नजरें हैं सब जानती. ये औरत की नजरें हैं सब जानती. ये औरत की नजरें हैं सब जानती. शराफत वराफत. अमा जाइए. अमा जाइए. क्या कहने. बोल के लब आजाद है तेरे. आदाब नाजरीन, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ नए एपिसोड में बोल के लब आज़ाद है तेरे. ये आवाज़ द वॉइस की काविश है हर उस कहानी को आप तक पहुँचाने की जिसमें ख़वातीन ने तमाम सामाजिक बंदिशों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई है. आज जिसकी कहानी आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं हम, वो है आयशा अयूब जी. आई वेलकम यू हियर. बहुत शुक्रिया शारिका. आयशा अयूब एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं एंड पोएट हैं. उसके साथ साथ एक बेहतरीन शख्सियत की मालिक हैं. आज उनसे ही उनकी कहानी जानते हैं. तो आप कैसी हैं, सबसे पहले ये बताएं. मैं ठीक हूँ. सभी को आदाब. जो भी आवाज़ द वॉइस की ऑडियंस है उन सबको मेरा सलाम. जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयशा अयूब जब लखनऊ में, क्योंकि इनका ताल्लुक लखनऊ से है, एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, तो वो कैसी थी? ऐसे ही थी बोल्ड या फिर? तो पहली बात तो ये शारिका कि मेरी पैदाइश बॉम्बे की है और लखनऊ तो मैं लाइक काफ़ी बाद में आई थी क्योंकि मतलब आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. जब वो बॉम्बे हुआ करता था तो मेरी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं हुई और उसके बाद सऊदी अरब में हुई. तो मैंने कई जगहों पर मतलब पढ़ाई भी करी है और फैमिली के साथ रही हूँ. और लखनऊ तो मैं आई हूँ क्लास 11th में. जी, तो मेरी पढ़ाई बॉम्बे और सऊदी अरब में हुई है. उसके बाद देखा जाए प्राइमरी एजुकेशन आपकी मुंबई और सऊदी अरब में हुई है और फिर आप हाई स्कूल में लखनऊ में आई. जी 11th क्लास में हम आए थे और फिर लखनऊ में हमने वहाँ उसके बाद हमने वहीं पढ़ाई करी. ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से यूपी आना, आपको कोई कल्चरल स्विच मिला? बहुत बड़ा शौक था. बहुत बड़ा. जी. लेकिन उसके पीछे फैमिली की कुछ वजूहात थी क्योंकि हमारे ददीहाल मतलब हमारा दादा का घर फैज़ाबाद है. तो ये एक बड़ा डिसीजन था क्योंकि हमारे अब्बा जो थे वो सऊदी अरब में ही बिजनेस करते थे. 25-26 साल वहाँ रहे. तो जब उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब बच्चों की आगे की पढ़ाई इंडिया में करनी है तो अब क्या करना चाहिए, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इंडिया अगर शिफ्ट होना है तो क्या ऑप्शन है. बॉम्बे भी एक ऑप्शन था लेकिन हमारे फादर ने लखनऊ इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो हमारे जो है फैज़ाबाद से करीब था, जो हमारा ख़ानदानी घर है जहाँ पर. तो इसीलिए, और लखनऊ ग्रो हो रहा था उस वक्त काफ़ी. तो मतलब बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू एडजस्ट क्योंकि तमाम चीज़ें जो बड़े शहरों में आम होती हैं, क्योंकि लखनऊ भी एक बड़े शहर में ही आता है, लेकिन फिर भी एक यूपी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखा जाता है. जी. तो ऐसी कोई आपकी चाइल्डहुड मेमोरी हो जो आपको लगा हो कि मुंबई में तो ऐसा नहीं होता था, ये यहाँ ऐसा क्या हो रहा है? लखनऊ में और बॉम्बे में देखिए, हम लोग, हमारी जो ज़बान है, भले ही हम बॉम्बे में रहते थे लेकिन वहाँ भी लोग हमसे कहते थे क्या आप लखनऊ से हैं, क्योंकि लहजा ही वैसा था शुरू से, घर की वजह से, माहौल की वजह से. तो हमने कभी बम्बैया ज़बान में बात नहीं करी थी. तो हमें वो मतलब वो ज़्यादा ट्रांजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. हाँ, एक लाइफस्टाइल का थोड़ा डिफरेंस था, माहौल का डिफरेंस था, यहाँ अलग था कल्चर. लेकिन मेरा जो पर्सनली नेचर है, मैं एडजस्ट हो जाती हूँ हर जगह. तो मैं तो हो गई. मेरी बहन ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था. इनफैक्ट CMS की प्रिंसिपल ने, जब हमारे एडमिशन टेस्ट्स हो रहे थे वहाँ पर, तो टेस्ट में मेरी बहन ने जाकर के एक ऐसे लिखा जिसमें उसने लखनऊ की बुराइयां लिख दी और एक पैरोडी लिखी. शी लेटर ऑन बिकेम अ रेडियो जॉकी. उसके अंदर ये क्रिएटिविटी पहले से ही थी
और बाद में Nice. प्रिंसिपल ने जो मतलब मेरे डैड को बताया कि भाई आपकी बेटियों ने तो कमाल कर दिया। लेकिन इट वाज फन ओवरऑल। तो मैं देख पा रही हूँ कि मतलब बचपन से आप लोग एक्सप्रेसिव रहे हैं, जो जी। कि यूपी में बहुत कम देखा जाता है खवातीन के हवाले से। जी। अब तो चीजें बदल रही हैं, लेकिन पहले इतना एक्सप्रेसिव नहीं होती थी या उनको इजाजत नहीं होती थी, जी। ऐसा कहा जा सकता है। जी। तो एजुकेशन में आप लोगों को कभी किसी ने रोका कि आपको नहीं पढ़ना है या पढ़ना है? नहीं, रोका तो नहीं, लेकिन हमेशा से एक जो माहौल था पहले, उसको उस वक्त के हिसाब से गलत भी नहीं कहा जाएगा, जी। क्योंकि वही कल्चर था कि भाई लड़कियों को ग्रेजुएशन करा दो, मास्टर्स करा दिया, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा। तो मैंने जब मास्टर्स किया 2006 में मेरा मास्टर्स पूरा हुआ, तो मेरे फादर के अकॉर्डिंग, घर वालों के अकॉर्डिंग इट वाज मतलब बहुत कर लिया है More than आपने। enough. और जब मैंने 12th पास किया तो मुझे लखनऊ से बाहर जाके पढ़ना था, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिली बिकॉज़ मैं घर की बड़ी बेटी थी, और सबसे बड़ी बेटी होना मतलब इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि सारी चीज़ें आप पर ही एक्सपेरिमेंट होती हैं। उसके बाद जो आपके सिबलिंग्स आते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन देख करके घर में Case चेंज study होते लेकर हैं आप basically. बिल्कुल चेंज, क्योंकि मेरे बाद मेरी सारी दोनों बहनों ने बाहर पढ़ाई करी, लेकिन मैंने नहीं करी। अच्छा, एक स्टीरियोटाइप और भी देखा जाता है, क्योंकि मेरा भी यूपी से ताल्लुक है, कि साइंस का स्कोप ज्यादा है या बहुत लिमिटेड, बहुत महदूद ऑप्शंस उनको पता होते हैं। बिल्कुल। तो आपने भी क्या ऐसा कुछ फेस किया है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे यहाँ डॉक्टर्स का माहौल था। चाचा डॉक्टर हैं, लखनऊ आकर के उन्होंने एक हॉस्पिटल स्टार्ट करा मेरे फादर ने। तो उनको ये था कि भई हमारे बच्चे भी मतलब मेडिकल ही करें, और मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी मुझे बायो ही लेनी पड़ी, क्योंकि वो एक माइंडसेट ही था कि लड़की है तो बायो पढ़ेगी या तो टीचिंग करेगी या तो डॉक्टर बीएड कर बनेगी। लेगी। हाँ। तो मैंने बायो लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मतलब चलो ठीक है पैरामेडिकल कर लो अगर डॉक्टर नहीं बन पा रही हो। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन मेरे मतलब 5 साल जो है वो मुझे साइंस पढ़नी पड़ी, और मुझे आर्ट्स उस वक्त माना जाता था, आर्ट्स मतलब आपको कुछ नहीं आता है, मतलब सेकंड ग्रेड आर्ट्स। आज उसका नाम बदल गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया है। जी। मैंने अपने बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ ही दिलवाया है, क्योंकि उसको उसका शौक है साइकोलॉजी का। और अब इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग, कि ह्यूमैनिटीज़ लेकर आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, अप्लाइड मैथ्स भी पढ़ सकते हो, तो यू कैन एक्चुअली चूज योर सब्जेक्ट्स। पहले हमारे वक्त में ऐसा नहीं था ना। तो हाँ, स्कूल्स में भी लाइक पीसीएम विद फिजिकल एजुकेशन और हिंदी, तो ये बिल्कुल। सारा था। जी जी जी। आपने एक बात बोली कि आर्ट को मतलब इस तरह नजर से देखा जाता था कि जिन्हें कुछ नहीं करना है, टाइम पास के लिए पढ़ना है, वो ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। जी। और फिर उसमें एक ऐसी बच्ची जिसको साइंस पढ़ाई जा रही है, लेकिन एक शायरा बनी वो आगे जी जाके, जी। तो वो एक रिबेल तो होगा आपके अंदर। हाँ, ये मैं पोएटेस तो आपके अंदर पनप रही थी पहले तब। से थी। जी। जब मैं क्लास 12th में थी मैंने पहला शेर कहा था, और अच्छा। हमारे घर में महकता आंचल आती थी, मम्मी जी, पढ़ती जी, थी, जी। तो मैं उसको ही मतलब पढ़ के और थोड़ा थोड़ा बहुत। सा आप बता सकती हैं महकता आंचल के बारे में, क्योंकि आजकल जेन हाँ। जी नहीं समझ पाएंगे। तो हाँ, महकता आंचल और पाकीज़ा आंचल ये बहुत ही मतलब ज़रूरी किताबें, नॉवेल्स हुआ करती मंथली थी, मैगजीन। मंथली मैगजीन्स हुआ करती थी, जिसमें किस्से और कहानियाँ और बाकायदा कहानियों की किस्तें, जिस तरह से हम आज ड्रामे देखते हैं एपिसोड 1, 2, 3, इस तरह से हर महीने की वो एक बंधी हुई थी घरों में, जो औरतें पढ़ती थी, और उर्दू में भी आती थी, हिंदी और में बड़ा भी। इंतजार रहता था बहुत उनके इंतजार नेक्स्ट रहता था एडिशंस का। उसका, और उसमें हमेशा एंड में लास्ट के कुछ पन्नों में शेर होते थे लिखे हुए। जी। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट हुआ, और Oh, मैं राइटिंग का पहले से शौक था। आई यूज्ड टू राइट एसेज, इंग्लिश में भी मैं लिखती थी, तो मेरा रुझान आर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा था, मुझे लिटरेचर पढ़ना था, लेकिन आई वॉज नॉट हर्ड एट होम कि नहीं बायो ही पढ़ना है। तो अल्टीमेटली आई केम इनटू राइटिंग ओनली। मैं कंटेंट राइटिंग में ही आई, और मैंने जो पढ़ाई साइंस की वो मैंने बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं किया। मैं ये अमूमन देखती हूँ जब मैं किसी मिलेनियल से या उनसे पहले वाली जनरेशन से मिलती हूँ, कि उनकी जो जर्नी होती है उसमें कंफ्यूजन साफ झलक रहा होता है, जब करियर काउंसलिंग नहीं हुई होती है। जैसे आपने साइंस पढ़ी जी। और आपका इंटरेस्ट कंटेंट में था, और फिर आप डिजिटल मार्केटिंग रही हैं, तो जो कि बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उस टाइम तो शायद डिजिटल मार्केटिंग का इतना स्कोप भी नहीं था। बट नाउ एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ प्रोफेशनल, व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, और फिर आप देखती होंगी लखनऊ या यूपी के किसी शहर में, जी,
Are they aware of the power of social media or the scope of digital marketing? हाँ, सी 2 टायर सिटीज जो है वहाँ पर अभी भी मतलब मॉनेटरी अगर आप देखें तो उनको लगता है कि इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये भी होता है कि अब बूम आया उसका कोविड के टाइम पर, उसके बाद धीरे धीरे जब लोग अवेयर हुए या फिर इंडिविजुअल्स जो हैं वो उन्होंने पढ़ना शुरू करा, तो पहले बड़ी एजेंसीज का कॉन्सेप्ट था, फिर फ्रीलांसर्स का आ गया, फिर ये हो गया कि 4 लोगों ने अपनी टीम बना ली और अपना ही मतलब काम स्टार्ट कर दिया, विच इज़ गुड। आई फील इंडस्ट्री में या किसी भी एरिया में हर किसी के लिए जगह होती है। तो लेकिन इससे एक चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा मार्केट वैल्यू ख़राब होती है, अच्छे काम को भी उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो हाँ, थोड़ा सा छोटे शहरों में अभी भी इसकी कम है, इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं लोग। तो शुरू में तो एक होता है कि आपको बिजनेस चाहिए तो आप हर किसी का काम ले लेते You हैं, are not that choosy. तो चूजी नहीं होते हैं। लेकिन वंस यू नो कि भाई हमारे टाइम की क्या वैल्यू है, देन आई ऑल्सो बिकेम चूजी कि आई कांट डू दिस वर्क इन दिस मच मनी। आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो कर देंगे। इस पर मुझे एक वो याद आ रही है सेइंग कि चीप क्लाइंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, इट इज ट्रू बिकॉज That's true. हाँ, वो आपका एनर्जी बहुत ड्रेन करते हैं। बहुत। तो आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है डिजिटल मार्केटर की, बट मैं ये भी समझती हूँ कि कोई ये नहीं सोचता है क्लास 11-12 में मैं डिजिटल मार्केटर Marketer, बनूंगा, एंड जी। जब वो 2006 में मास्टर्स कर रहा हो तो बिल्कुल नहीं सोचता है। तो बिल्कुल क्या नहीं। आपकी प्रोफेशनल जर्नी रही? एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इससे कि मैंने साइंस पढ़ा, तो वो होता है ना कि ऊपर वाला जो है आपकी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा होता है उसका कुछ ना कुछ प्लान होता है हाँ जी, फ्यूचर। वो काम जरूर आता तो है। आज अगर मेरे पास डॉक्टर्स हैं एज हाँ। क्लाइंट्स या मेरे पास डाइटिशियंस हैं एज क्लाइंट्स, तो क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड भी है तो आई हैव दैट एज। और फिर मेरा आर्ट्स की तरफ रुझान है या मैं नॉवेल्स मतलब अब खुद ही से पढ़ना शुरू करा लेकिन डिग्री नहीं ली। उसके बाद पोइट्री की तरफ ध्यान आया, उर्दू पढ़ी। उर्दू मैंने बचपन में भी पढ़ी थी जब हम सऊदी अरब में थे, तो मुझे राइटिंग तो बचपन से आती थी। और फिर उसको जब शायरी का शौक हुआ तो प्रॉपरली सीखी। तो मेरे पास काफ़ी मतलब रेंज काफ़ी है, तो आई गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लाइंट्स। तो ये मुझे Wonderful. फ़ायदा हुआ साइंस का भी। इल्म तो जाया नहीं बिल्कुल, होता इल्म है, कभी ज़ाया नहीं होता। आप जॉब करें ना करें, कभी भी नहीं। सही जी, बात जी। है, बिल्कुल सही। तो एआई अगेन हाँ। अ वेरी बूमिंग टॉपिक, आपके काम पर कोई फर्क पड़ा एआई से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कंप्यूटर आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि ये तो लोगों की नौकरियां खा जाएगा कंप्यूटर, इसी तरह से एआई है। एंड वही इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको एआई अच्छी तरह से आता है उसकी जॉब कोई नहीं ले सकता, और जो अभी तक अपग्रेड नहीं हो रहा है उसको मुश्किल हो सकती मेरे है। भाई ने मुझे कहा था कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बट पीपल हु विल बी यूजिंग एआई एआई कैन रिप्लेस यू। हाँ, तो इट इज तो समथिंग यू कैन यूज फॉर योर बेनिफिट। इनकॉर्पोरेट कर सकते बिल्कुल हैं हम अपने बिल्कुल काम में। बिल्कुल, और करना ही चाहिए बिकॉज जी। वक्त के साथ आपको बढ़ना होगा आगे। बिकॉज फिर हमारे साथ भी यही होता है कि भाई अगर कोई और एजेंसी है जो बहुत अच्छा एआई का काम कर रही है, बट यू नो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वी विल लैग बिहाइंड, तो राइट दैट विल नॉट हेल्प अस। तो मैं बताते चलूं, क्योंकि द कोर्टशिप आपकी एजेंसी है जी। जिसका हमने जिक्र नहीं किया, तो आप पहले फ्रीलांसर थी और फिर वहां से आपने अपनी एजेंसी स्टार्ट नहीं, करी? मैं फ्रीलांसर नहीं थी, जॉब कर रही थी मैं ओके एज अ कंटेंट लीड एक अच्छी बड़ी एजेंसी में लखनऊ में। फिर बिकॉज ऑफ कोविड उनके कुछ क्लाइंट्स चले गए, तो जो भी हाई पेइंग उनका स्टाफ था वो हटाना पड़ा उन्हें। तो फिर मेरा भी काम नहीं चल पाता कि मैं कहीं और, ऐसे कोविड का वक्त भी था, तो फिर मतलब सर्वाइवल का मामला था और मतलब आई हैड टू डू समथिंग, तो इट वाज द बेस्ट थिंग टू डू माय ओन वर्क। तो मैंने फिर अपना ही काम स्टार्ट करा। कोई जी। डिफिकल्टीज तो ऑफ कोर्स आई होंगी, और कोविड में तो बहुत ज्यादा। सो व्हाट वाज द मंत्रा लाइक? नहीं, कोविड वाज एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ओह वंडरफुल, फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड फॉर सोशल मीडिया, बिकॉज एवरीबडी वॉज देयर। एंड जिन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री नहीं करी, दे आर लैकिंग बिहाइंड, बिकॉज बूम तो वहीं पर आया था। राइट, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम, दैट वाज द राइट टाइम। ऑल्दो डिजिटल मार्केटर्स जो बहुत बड़े हैं इंडस्ट्री में वो पहले से कर रहे थे, राइट, लेकिन दुनिया को उसके बारे में तब पता चला जब जूम कॉल पे मीटिंग्स होने लगी। लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, एवरीथिंग वाज ऑन वेबिनार्स,
on digital platforms. COVID taught us that work COVID, from yes. home is a thing. Is a thing. उससे पहले Yes. इतना लोग नहीं कर पा रहे बिल्कुल थे बिल्कुल. उसको यूटिलाइज. वेरी नाइस. आपने एक चीज बोली थी, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं आप और आपकी कम्युनिटी भी है हर. जी. सो इट्स अ कंपनी बेसिकली. सो कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन या दैट? सो इसकी शुरुआत भी कोविड में हुई थी और So it is all women. इट इज ऑल विमेन. उसका Okay. फुल फॉर्म है हडल एम्पावर राइज, Wonderful. HER हर. और इसको हमने एज एन MSME रजिस्टर किया है. सो वी आर अ नेटवर्किंग कम्युनिटी ऑफ विमेन हु सपोर्ट ईच अदर इन ऑल वेज. चाहे किसी को जॉब की ज़रूरत हो, चाहे किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, या फिर बिकॉज हमारी इस कम्युनिटी में ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग विमेन जुड़ती चली गई कि networking, I believe that business is only happens with networking. Definitely. So if you are good in networking, you're good at business. Right. And all business comes through networking. Right. Obviously you should know your skills, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है if you are a people's person. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. Right. Because मुझे पहले clients भी कोर्टशिप के हर से ही मिले. छोटे छोटे clients थे क्योंकि कोविड में बहुत सारी औरतों ने स्मॉल बिजनेस शुरू करा. Actually, people don't know मैंने आपको बोला जी. ना, हमें पता ही नहीं है कि इससे फायदा क्या होगा. अब बड़ी एजेंसीज को छोटे बिजनेसेस कैसे जाके अप्रोच करें. दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट. True. तो आपने शायद उनको बताया होगा नीड. हाँ, मैंने हाँ. बताया बिकॉज अब सोशल मीडिया का टाइम आ गया. लोगों ने सोचा इंस्टाग्राम से बिजनेस करते हैं, बट जी. बजट है नहीं उनका, जी. पता नहीं है होता कैसे है ना. और कोविड के टाइम में हर घर में फिर वो होम शेफ्स शुरू हो गए क्योंकि क्लाउड किचन शुरू हो गए क्योंकि उनको फिर ये नीड हो गई कि भाई पैसा कमाने का जरिया घर से कैसे हो पॉसिबल है. लेकिन आप फिर विजिबिलिटी भी तो आपको चाहिए और Right. वो करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी. राइट. तो वहाँ से इट ऑल बिगैन स्मॉल क्लाइंट्स एंड देन आज भी मेरे पास सिर्फ रेफरेंस के ही क्लाइंट्स आते हैं. राइट. तो माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं क्लाइंट्स. तो आप अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं समझती? नहीं, हम लोग अभी लाइक माय सिस्टर जॉइंड मी अ फ्यू मंथ्स बैक. सो शी सेड कि वी शुड लाइक रीडू द वेबसाइट एंड करना चाहिए सब कुछ. तो वो उसका डिपार्टमेंट है. आई गेव इट टू हर कि ठीक है, यू आर राइट, करना चाहिए. खुद थोड़ा लो की रहते हैं हम लोग, लेकिन ज़रूरी है, करना चाहिए. कम्युनिटी की आपने बात करी और तमाम खवातीन से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई चेंज आ रहा है या आज भी वही स्ट्रगल्स हैं जो पहले फेस कर रही थी? काफ़ी चेंज आ रहा है. काफी आ रहा है. और इनफैक्ट माइंडसेट चेंज हो गया है. लड़के बेचारे भोले भाले ही रह गए हैं, लड़कियां बहुत समझदार हो गई हैं. जी. तो वो मैच नहीं हो पा रहा है. आपकी एक रील वायरल हुई थी अभी जी. बीच में, मैंने देखा था कि आपने उसमें जिक्र किया था कि कैसे लड़कियों को तो एम्पावर कर दिया हमने. वो थोड़ा सा आप बताएंगे, और लड़के वहीं रह गए. यही बात है. हाँ. यही बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट या फिर लड़कियों को वो इतना ज्यादा उस पर फोकस हो गया कि लड़कियां बहुत आगे निकल गई. बट द बॉयज इन इंडियन सोसाइटी आर स्टिल मेंटली स्टक. उनको अभी टाइम लग रहा है. empowered women. हाँ, टाइम लग रहा है थोड़ा. Because they were हाँ. also taught that you are Yes. providers, and इतना True. ज्यादा उन पे भी भार दिया बिल्कुल गया है सही. इन सब चीजों का जी. कि वो भी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं कि मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बांटी जाएं. बिल्कुल तो उन्हें सही. लग रहा था कि हमें ही करना है सब कुछ. सही बात है. तो गलत तो वो भी नहीं है अगर सही देखा बात है. जाए. तो बस वही है ना, इसीलिए अब धीरे धीरे ये शिफ्ट आ रहा है कि भाई टीच द बॉयज. लड़कों को भी ये समझाना और सिखाना बहुत जरूरी है कि ऐसी लड़कियों से अगर आप मतलब इन रिलेशनशिप यू गो, हाउ टू डील विद देम. इफ यू मैरी समवन हु इज वर्किंग, तो हाउ यू हैव टू बी विद देम. एंड यू कैन ऑल्सो रिलाई ऑन देम. हाँ. लाइक पार्टनर से लेने में बुराई नहीं है. अगर बीवी ले हाँ. सकती है तो हस्बैंड भी हेल्प. हाँ, तो वो पेट्रियार्की वाला जो पूरा सीन पहले था, अब लेट्स होप कि कम हो रहा है और कम हो जाए. लेट्स होप. क्योंकि छोटे शहरों में मैं देखूं तो अभी भी चीजें इतनी जी. तेजी से नहीं बदल रही हैं. हाँ, वो तो है. मैरिज का जिक्र करते हैं क्योंकि आप एक मदर भी हैं और जी. हाँ मैरिड हैं. सो व्हाट इज मैरिज इन योर ओपिनियन? कमला भसीन का नाम अगर आपने सुना हो, तो कमला भसीन जी के साथ हमने हर में
2-3 एपिसोड्स किए थे। मैं भी पॉडकास्ट करती थी, हर टॉक्स, ओके। तो उसमें हमने उनको इनवाइट किया। लोगों को लगता है बहुत बड़ी पर्सनालिटी है आमिर खान के साथ इन्होंने, जी सत्यमेव जयते में उनकी रील वायरल हुई थी, तो जी। पीपल केम टू नो शी इज अ फेमिनिस्ट एंड शी डज नॉट हेट मेन. That's her opening line. And then when we talked about a lot of things, she said marriage is a very patriarchal institution, which is Okay. true, which is true. But we need to remove this patriarchy because it is hurting men more than it is hurting women. Women, true. More now. उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई एक घर में 2 भाई बहन हैं. जी अब भाई को म्यूजिक करना है, पियानो सीखना है, म्यूजिक पढ़ना है उसको, तो व्हाई नॉट गिव देम द चांस टू डू व्हाट दे वांट. लेकिन बॉयज के ऊपर पूरा ही प्रेशर है कमाने का कि नहीं बेटा तुम्ही को करना है, घर तो तुम्ही को संभालना है. और जो लड़की करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, वो नहीं, लड़कियों को तो बस पढ़ लिया, शादी कर दो, बात खत्म हो गई. सो वो है. और टॉकिंग अबाउट मैरिज, इट्स इम्पॉर्टेंट इफ यू लव द पर्सन and if you feel that you can live with that person for your whole life. But do you think that kind of leverage we are still giving to girls and boys both? क्योंकि यही कहा जाता है कि this is the certain age, इस पे आपकी शादी हो जानी चाहिए. नहीं, मेरा तो साफ साफ कहना है, whoever is watching, only marry for love, that's all. Okay. Only marry if you love the person. Because उसके बाद आप उसको झेल लेंगे, मतलब आप समझ जाएंगे. मतलब झेलना है आपको. हाँ, झेलना तो तब भी पड़ेगा आपको, because देखो anybody, even love marriages, जरूरी नहीं है कि they like succeed. Love marriages का कोई गारंटी नहीं है. Love तो वहां भी था, because when two people start living together, love also starts fading, and then reality strikes. कि यार ये आदमी ऐसे ब्रश करता है, ये ऐसे खराटे लेता है. All those things. Loving the ordinary. Yeah, and the man feels कि भाई इनको तो इसके अलावा कुछ बनाना नहीं आता, या फिर जो मेरी expectations हैं, because And she cannot always look pretty or she cannot always look. आप डेट कर रहे हो किसी को तो आप अलग उससे आप मिल रहे हो, लेकिन when you start living together, that's when that it breaks, the whole bubble, it breaks. And if you love the person that much कि आपने उसके सारे highs and lows, सारे moods देखे हुए हैं, if you have traveled with the person, बहुत अच्छी कहावत है और सुन्नत भी है कि सफर करके देखो. तो इंडिया में वो माइंडसेट अब तो आ गया है, लेकिन अभी भी छोटी जगहों में नहीं है बिल्कुल. बिकॉज अभी रिसेंटली मैं एक मंगनी में गई थी, एंड द गर्ल हैज नॉट इवन मेट द बॉय. ओके. एंड मंगनी थी, एंड मेरे अंदर कुछ तो दर्द हो रहा था कि यार आई होप कि ये अच्छा रहे दोनों का. जी. बिकॉज इमेजिन इट्स 2026. 2026 एंड है कल्चर है, लोगों के घर में ऐसे अभी भी होता है. ऑन द एक्सट्रीम ऐसा भी होता है कि गर्ल्स आर लिविंग, बॉयज आर लिविंग इन बैंगलोर में, बॉम्बे में. जी. तो घरों, इट्स ऑल अबाउट घरों में क्या एक्सेप्टेबल है, पेरेंट्स का कितना माइंडसेट ओपन हुआ है. इट्स ऑल्सो अबाउट रिलीजन, because it's not acceptable in our religion. It's not acceptable. Yes, so that's not a choice. है ना? लेकिन इतना हक है कि आप चूज कर सकते हैं अपना पार्टनर, बट लोग वो भी नहीं देते हैं. और थोपते भी हैं कि मतलब आपको करना है. अब एक चीज और मैं आपसे बस पूछना चाहूंगी कि आफ्टर मैरिज वर्क लाइफ, आपको लगता है कि जितनी प्रायोरिटी हस्बैंड के वर्क लाइफ को दी जाती है, आप अपना मत बताइएगा अगर आप एक्सेप्शन है, मैं वैसे मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ. नहीं है. नहीं. मेरी जिंदगी देख के आपको लगता होगा सोशल मीडिया पे. मैं पूछ रही हूँ अगर है, मतलब ना एक बार रात को 10:30 बजे क्लाइंट का कॉल आया था, एंड देयर वाज एन इशू एट माय होम. इस वक्त क्यों कॉल आ रहा है, उसी के फौरन बाद मेरे हस्बैंड का क्लाइंट का कॉल आ गया. एंड ही इज अ लॉयर एंड ही इज मोस्टली बिजी ऑन द फोन आल्सो. तो मैंने कहा अच्छा, अब ये क्या था आपका. हाँ जी. तो देयर इज, अभी भी आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, देयर आर लिमिटेशंस फॉर women. हाउसहोल्ड चोर्स, इसमें आपको क्या लगता है हमारी कम्युनिटी में स्पेशली? जी. बिकॉज व्हेन आई सी माय हिंदू फ्रेंड्स हु आर गेटिंग मैरिड, तो देयर हस्बैंड्स आर वेरी हेल्पफुल इन किचन एंड डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स, बट व्हाट अबाउट मुस्लिम्स? It's not about religion, it's only about
हाउ मच योर माइंड हैज ओपन्ड। Yes. मैं अपनी बहन की बात अगर बताऊं, घर में अगर आप उसके घर पे बैठे होंगे, Right. वो बैठी होगी और जकी कॉफी बना लेगा जा करके, और तो इट्स अबाउट आपने कैसे, एंड आई जस्ट फील कि पीपल हु डोंट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल Right. फाइनली गेट व्हाट दे वांट। Right. दिस सिस्टर ऑफ माइन डिड नॉट वांट टू मैरी, घर में उसने कह दिया था मुझे करनी ही नहीं है। Okay. तो जब ये हुआ कि नहीं अच्छा कर लेते हैं, इनसे मिलिए, इनसे करनी है हमें, तो मम्मी पापा इतने खुश हो गए, चलो कर तो रही है। हाँ, मतलब आप एक्सट्रीम हाँ। सिचुएशन दिखा दो, हाँ, फिर आप जो भी करोगे। हाँ। लेकिन आई रियली एडमायर द फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम आर ट्रूली इक्वल, Okay. एक्सेप्शनल कपल। Wonderful. नहीं होता है ऐसा। है ना, तो मैं नॉर्मली कि एक्सेप्ट मतलब हाँ। एक्सेप्शनल्स तो देखिए हर हाँ। जगह है, और रिलीजन से Normally नहीं होता। हाँ, मुराद ये थी कि हमारी कम्युनिटी में अभी उतना चेंज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। खाना अभी भी मम्मी से ही मांगा जा रहा है, पापा को नहीं बोलता है छोटा बच्चा कि मुझे जी, खाना जी। चाहिए। तो ये आपको भी देखने को मिलता होगा। हाँ, यहाँ पर भी है, और मतलब अगेन आई वुड से कि मैंने तो बहुत सारे फेथ्स एंड रिलीजन्स में देखा है कि राइट। ये पेट्रियार्की इज इक्वल एवरीवेयर, एवरीवेयर। राइट। वो तो है ही, होता है। बट हम इसी में खुश हो सकते हैं कि चेंज आ रहा है। हाँ, हाँ, कब तक right. आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। आई थिंक आगे आने वाली जनरेशंस के लिए इजी हो जाएगा When कि women- यार, हाँ Actually, when women stop caring a lot, and women say कि बस हो गया है, I'm tired and I care a damn, अब मैं आपके लिए सुबह 6 बजे उठ के चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे 7 बजे तक सोना है। My father has started making tea for himself oh, for the nice. past 5 years. Nice. Women have to draw the line and talk and communicate. But actually women were taught that this is how you will be loved, this is how you will be relevant. True. अगर आप 6 बजे चाय नहीं बनाएंगी तो आप अच्छी बीवी नहीं है। हाँ, तो अब अच्छी बीवी बनना बंद करें। हाँ, फिर तो वही है कि जमाने के साथ सब लोग जी। सीख रहे हैं, जमाना जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे, लोग समझ रहे हैं चीजों को, सीख रहे हैं, तो एक्सेप्टेबल फिर हो जाता है सबके लिए। लेकिन जो हमारी मदर्स ने जो टाइम देखा है, हमने वो उतना बुरा हाँ, नहीं तो देखा। मतलब अभी अगली जनरेशन के लिए इजी हो जाएंगी बहुत। जेन जी के लिए तो, जेन जी तो अभी एक न्यूज आई थी कि 6-7 लोग उठ के ऑफिस से जा रहे थे ऐसे करके, बाय बाय, जब एसी ठीक हो जाएगा तब बुला लेना। सो दिस द जेन जी, अगर इनकी बात करें तो इसमें ऐसा भी कोई नहीं है कि कोई मैनेजर को कोई वक्कल लगाने वाला, कि कोई वन ऑफ देम विल सिट। नो, ऑल ऑफ देम हैव द सेम माइंडसेट, and which is good. Which Like is they good. have learned to say no. boundaries. They, This question I always ask in different podcasts, like dealing with Gen Zs, is it good for you or is it tough? It also depends on your mindset. true. I have Gen Zs in my team. Yes. I have hired them. So sometimes I feel, अभी मैं एक recent बात बताती हूँ कि एक नया बंदा था, लड़का था, वो उसने ज्वाइन किया एज एन एडिटर। उनको एक काम दिया गया कि भाई ये आप एडिट करके दे देना इतने बजे तक, या 1 बजे मीटिंग ज्वाइन कर लेना। 12:30 बजे उसने कहा ओके मैम, और शाम को 6 बजे तक उसका कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, गायब। और नेक्स्ट डे ही सेड मैं सो गया था, शाम को उठा। सो आई एम अम्यूज्ड बाय द, लाइक their soul is free. They're not caught कि यार गड़बड़ हो जाएगी कुछ। If they know their वो talent. जाकिर खान का एक जोक है इससे रिगार्डिंग कि जब इन्हें EMIs देनी पड़ेगी, तो मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ। So maybe they will change when they हाँ, grow. right. But they are really good at what they do. अगर आप उन्हें प्यार से समझाओ, अच्छे से करो, तो they are good. I am with Gen Z. I am not against them. वेरी नाइस। बिकॉज मुझे लगता है अगर इफ यू आर स्किल्ड देन आपको क्यों इतना डरना है जितना हमें डराया गया। हाँ, वो जरूरत उनको नहीं है। समझाओ, उनको सिखाओ। मैंने फेसबुक पर भी एक बार पोस्ट लगाई थी कि मैंने अपने इंटर्न से कहा कि ये स्क्रिप्ट है, इसको देवनागरी में करके दे दो। एंड शी इज लाइक देवनागरी क्या होता है? उसको पता ही नहीं है। जी। तो ये इस तरह की चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज इसका ये भी है कि हम अपने कल्चर से ज्यादा दूसरे को बहुत ज्यादा एम्ब्रेस करते हैं। हाँ। तो इसलिए देवनागरी नहीं पता है हाँ, बच्चों को कि नहीं क्या पता। होता है। क्योंकि आप शायरा हैं, तो मैं सोचती हूँ कि एक स्वीट नोट पर इस सेशन को हम खत्म करें। आप जी। अपनी कोई गजल हमें सुनाएं। मैं एक छोटी बहर की गजल सुना देती हूँ जो लोगों को पसंद आएगी और समझ भी जल्दी आएगी। तो और ये है भी इसी से रिलेटेड, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। एंड
women who speak out and women who don't care. वंडरफुल। तो इसकी रदीफ है, लखनऊ का एक तकिया कलाम है, अमा जाइए। अम्मा जाइए तो जी। वही वाली गजल मैं सुना देती हूँ कि अब औरतें कहती हैं या सोचती हैं कि मोहब्बत मोहब्बत अमा जाइए, मोहब्बत मोहब्बत अमा जाइए, ज़रूरत वरूरत अमा जाइए। पहले ही तो औरतें इसीलिए स्टक थी बिकॉज ज़रूरत थी, अब नहीं है। जी। तो मोहब्बत मोहब्बत अमा जाइए, ज़रूरत वरूरत अमा जाइए, और करेंगे वही जो है करना हमें, ये जेंजी के लिए है। करेंगे वही जो है करना हमें, इजाज़त विजाज़त अमा जाइए। वाह। और ये आम ह्यूमन मेंटालिटी पर ये शेर हुआ था कि जो दुनिया ने पटका तो सजदे में हो, आहा, जो दुनिया ने पटका तो सजदे में हो, इबादत विबादत अमा जाइए। और इसमें एक दो शेर और हैं, याद नहीं आ रहे हैं मुझे इस वक्त। कोई बात नहीं, कोई और गजल सुना दें। हाँ, शेर है कि ये औरत की नजरें हैं सब जानती, आहा, ये औरत की नजरें हैं सब जानती, ये औरत की नजरें हैं सब जानती, शराफत वराफत अमा जाइए। अमा जाइए। क्या कहने, क्या कहने। तो ये गजल थी एक। बहुत बहुत खूबसूरत। तो एक जर्नी दिखती है गजल में, तो उसमें काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं जी आपके। जी जी। तो बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, अपनी कहानी का हिस्सा बनाने के लिए। और कोई मैसेज आप जो चाहेंगी कि लखनऊ या नोएडा में कोई लड़की आपको सुन रही हो, जो जी। बच्ची अभी एस्पायर कर रही हो, जी। उसको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मतलब मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि वी एडमायर यू अ लॉट, आई वांट टू बी लाइक यू। मतलब मुझे तो लगता था कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं क्या करूँगी बड़ी होकर के। बट गिव योर सेल्फ टाइम एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। एंड जो है आप जो फॉलो करना है उसके लिए अब आसानियाँ हो गई हैं, तो गिव अप मत करिए। और जैसा कि इस पॉडकास्ट का टाइटल है, बोलना सीखिए और डरिए मत किसी से भी। जो आपको जो सही लगता है उसके लिए बोलिए, एंड देन अल्टीमेटली यू विल फाइंड योर पीपल। मिल जाएंगे आपको आपके जैसे लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत सही आपने कहा कि बोल के लब आजाद है, हमें बोलना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आने के लिए। नाजरीन, आप सब सुन रहे थे आयशा अयूब को। अगले एपिसोड में फिर किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।